नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटी सेक्शन से अभी डील कर रहे थे, तो पॉलिटी सेक्शन में हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया। जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने लोक अदालत के बारे में देखा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा, जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखा, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, नालसा जो था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, फंक्शंस को किसके लिए होता है, वो सारा चीज़ हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। चाहे वो लोक अदालत हो, चाहे आपको ग्राम न्यायालय हो, ये सब चीज़ क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस हमने देखा था स्पेशल प्रोविजंस डिफरेंट स्टेट्स के लिए। 12 स्टेट्स की बात की थी आर्टिकल 370 में, 371 में, जिसमें आज जे तक था आई थिंक। उसमें आपने देख सकते हैं पार्ट वो पार्ट्स में डिस्कस था, वो हमने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। वो चीज़ आपको क्या करना, वहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, आप देख सकते हैं, यही था हमारा पार्ट 21 में। ये आपको मतलब 12 याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है। किसका है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि आपका मेंशन किया गया है किसमें, पार्ट 9 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, पार्ट 9 में इसका मेंशन किया गया। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पार्ट 5, ये तो टॉपिक के हिसाब से बनाया गया, लेकिन याद रखना पार्ट 9 क्या चीज़ है आपको, पार्ट 9। तो आप देख सकते हैं जो ये पार्ट 9 आपको दिया गया दोस्तों, इसमें 11th शेड्यूल में इसको रखा गया पंचायती राज सिस्टम। अब क्या होता है दोस्तों, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बॉडी होता है, जिसमें पंचायती राज को हम डिस्कस करते हैं प्लस म्यूनिसिपैलिटी को डिस्कस करते हैं। पंचायती राज आपको देखने को मिलेगा रूरल गवर्नमेंट, मतलब कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। और जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें क्या मिलता है आपको देखने को, उसमें मिलता है आपको अर्बन लोकल बॉडी, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नगर पंचायत हो गया। जो मतलब कि क्या होता है, फेज होता है आपको। जो पंचायत आप क्या हो रहा है, एक मतलब कि बदल रहा है आपको, किसमें बोल सकते हैं, अर्बन एरिया में। तो अब जाके क्या करना है, गांव को जब अर्बन एरिया, तो वो एक नगर परिषद नगर पंचायत में आता है। तो ये आपको पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल से रिलेटेड। क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान इसमें दिया गया है, किस तरह का बॉडी कैसे नियुक्ति किया जाता है, क्या इलेक्शंस का प्रोसेस है, कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, क्या इस कंपोजिशन होता है बॉडी का, प्लस इसमें क्या मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन होता है जो कैंडिडेट इसमें खड़ा होते हैं, किसी तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। प्लस आपको ये चीज़ आपको पूरे अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो पार्ट 9 की बात करें, 11 शेड्यूल में इसे दिया गया है। ऐसे अगर देखें, इसे जो संवैधानिक मान्यता जो दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस इसे ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो किस थ्रू किया गया था, कौन अमेंडमेंट के थ्रू, किस संशोधन के थ्रू? वो किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जिस समय राजीव गांधी का गवर्नमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेन किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया कि मतलब पावर आपको फ्लो कर रही है ग्राउंड लेवल तक, तो डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है, एक नहीं कि पूरा कंट्रोल आपको सेंटर के द्वारा ही, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। प्लस इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है पंचायती राज का, जो पीपुल्स का जो अपना पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का अपना एक सहयोग होता है इसमें। इसमें जो भी अगर देखेंगे पंचायती, जैसे कोई भी मतलब अगर किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया या किसी तरह का कुछ हो गया गांव में हो गया, तो सरकार तो आपको ऊपर से देखने वाली नहीं है, वो सेंटर से आपको नहीं आएगी। तो वो जो रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना, ये वहाँ के मोहल्ला को साफ रखना म्यूनिसपैलिटी का काम होता है। अब गांव में, ग्रामीण में देखें तो पंचायत जो सचिव होते हैं, जो पंचायत मुखिया होते हैं, उनका काम होता है। तो ये सब सारा चीज़ जो मेंटेनेंस किया जाता है पूरे सोसाइटी को, पूरे ग्राउंड लेवल पर, वो आपको मेनली, और उसमें लोगों का अपना सहयोग होता है। ये पंचायती राज सिस्टम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन क्या हुआ इसका, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, तो बहुत सारे कमिटीज कमीशंस बनाए गए थे। किसी का कुछ सुझाव था, वो सुझाव आपको, सबका अपना अपना सुझाव था, ओपिनियन था, व्यू पॉइंट था, रिकमेंडेशन था, वो आपसे पूछा जाता है। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, जो जो कि 1957 में सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था। इन्होंने बोला कि हमें पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर में करना चाहिए। 3 टायर में क्या हो गया, जैसे इन्होंने बोला कि एक, जैसे आज के समय आप देखते हैं 3 टायर में है ना, आप देखेंगे, लेकिन हर एक स्टेट में 3 टायर में नहीं, लेकिन बिहार में आप देखें 3 टायर में। क्या है उसमें कि सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पंचायत के वो जो होते हैं, उसे फिर मंडल परिषद होता है, एक जिला परिषद होता है, एक पंचायत लेवल होता है। तो जैसे अशोक राय मेहता कमेटी जो उनके बाद बनाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता, इसने कहा कि नहीं, 2 ही टायर पंचायत राज सिस्टम को हम लोग रखेंगे। फिर जी वी के राव,
का जो कमिटी था, इसमें बताया गया कि 2 टायर पंचायती राज सिस्टम रखेंगे। फिर दंत वाला जो कमिटी बनाया गया, इसमें बोला गया कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग आपको रखा जाए। फिर जो हनुमंथा राव कमेटी जो बनाया गया, इसमें बताया गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आपको बनाया जाए। फिर एल.एम. सिंघवी का जो कमेटी था, इसमें बताया गया कि पंचायती राज सिस्टम को फिर से रिविटलाइज किया जाए, उसे पूरे तरीके से एक तरह से रिफॉर्म किया जाए। फिर थंगन जो कमेटी था, उसमें बताया गया 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड, जैसे कि आप बलवंत राय मेहता ने किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर गाडगिल कमेटी जो सबसे लेटेस्ट कमेटी था, लास्ट में बना था, इन्होंने भी कहा 3 टायर सिस्टम पंचायती राज हमें रखना चाहिए, क्योंकि 3 टायर में क्या होता है कि आपके हर एक लोगों का सुझाव, हर एक लोगों का पार्टिसिपेशन, जितने भी लोग हैं, क्योंकि पंचायत में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का समूह होता है, लोगों का अपना व्यू पॉइंट होता है, तो वो आपको 3 टायर सिस्टम से ज़्यादा अच्छा होता है। जो मतलब आप मेनली जो गांव का ग्राम पंचायत होता है, फिर आप देखें ब्लॉक लेवल का पंचायत होता है, ब्लॉक जो बॉडी बनाया जाता है, फिर आपको देखेंगे जो जिला लेवल का बनाया जाता है। ये 3 लेवल में आपको पंचायत समिति जिसे बोलते हैं ब्लॉक लेवल पर, तो ये चीज़ आपको दिया गया। तो ये चीज़ याद रखना। क्या होता है एग्जाम में कभी कभी आपको इस तरह का कमेटी पूछ दिया जाएगा, बोलेगा एक कमेटी आपको जो देखने को मिल रहा है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कमेटी किसके लिए, मतलब जो हमारे पॉलिटी में सेक्शन में कमेटी का आपको चर्चा किया गया, ये कमेटी किसके लिए बना है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, दंतावाला कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, थंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी। फिर अगर देखें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1922 में, उसमें क्या ऐड किया गया, पार्ट 9 आपको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पार्ट क्या करता है, आपको पंचायत के बारे में बचाता है, मतलब बताता है, और प्लस इसका प्रोविजंस आपको बताता है क्या क्या है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 243 से 243 तक है। देख सकते हैं आप, यहाँ तक इस आर्टिकल का आपको पूरा प्रोविजंस बताया गया पंचायती राज के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें कितने फंक्शंस है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शंस इसमें कितने हैं, फंक्शंस आपको 29 फंक्शनल आइटम्स है, ये एग्जाम में पूछा गया था। जो कि आपको आर्टिकल 253G क्या करता है, आपको डील करता है। इसमें आपको बताया गया 29 फंक्शनल आइटम्स। फिर ग्राम सभा की बात करें, ये क्या है, ये ग्राम सभा को बनाने का आपको प्रावधान देता है फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम में। इसमें क्या होते हैं, जो लोग होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो इलेक्टेड रोल्स में, जैसे 18 साल से ऊपर आप इलेक्टेड रोल में आपको रजिस्टर्ड है, गांव के मतलब जो इलेक्टेड रोल्स है, जो आप भाग ले रहे हैं इलेक्शन में, तो फिर आप मेंबर हो गए ग्राम सभा का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, पंचायत के विलेज लेवल पर बनाया जाता है इसे, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, तो ये विलेज लेवल पर बनाया जाता है। उसी तरह से 3 टायर सिस्टम की बात करें तो 3 टायर में एक विलेज लेवल पर होता है, एक इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो इलेक्शन जो मेंबर्स का होता है, चेयरपर्सन का होता है, जो भी पंचायत में जो विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, वो आपको डायरेक्टली मतलब कि लोगों द्वारा, जैसे आप लोकसभा का इलेक्शन हुआ या अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है बिहार में, तो आप डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं ना, जितने भी एमएलए का जो कैंडिडेट खड़ा होता है, उसी तरह से आप यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो SC SC का जो सीट्स रिजर्व होता है, लेकिन वो कितना पॉपुलेशन होता है, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उस हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, आपको रिजर्वेशन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ट्राइब्स इन एवरी पंचायत, डेट इज ऑल 3 लेवल्स में आपको रिजर्वेशन होता है, जितना पॉपुलेशन उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्ट ये भी बोलता है कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स टोटल सीट आपको, एक्ट ये भी बोलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि 1/3 आपको कम से कम, उससे कम नहीं, 33% रिजर्वेशन आपको महिला को देना पड़ेगा। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है दोस्तों, सबसे पहला स्टेट बना है कि जो महिलाओं का जो पूरा रिजर्वेशन है वो 50% आपको पंचायती राज में उसने शुरू किया है। ये चीज़ ध्यान रखना। महिलाओं का अगर देखें नौकरी में या देखें अगर हम कॉलेज में, तो वो 35% का रिजर्वेशन है, लेकिन महिलाओं को अगर रिजर्वेशन देखें सीट्स का पंचायती राज में, म्यूनिसपैलिटी में, वो 50%। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अंतर पता होना चाहिए। फिर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि 5 ईयर का टर्म आपको दिया गया, पंचायत का 5 साल का रहता है ये, जैसे 5 साल का आप लोकसभा में देखते हैं। हाउएवर लेकिन डिजॉल्व भी किया जाता है टर्म पहले खत्म होने से, लेकिन इलेक्शन आपको 6 महीना के अंदर यहाँ पर करवाना पड़ेगा, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें आपको जो इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं, सेंटर का ये स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा आपको करवाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ बताया गया, फर्दर फ्रेश इलेक्शन आपको क्या होगा, पंचायत का कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन 5 ईयर्स। या बोला सकता है अगर डिजोल्यूशन हो गया तब 6 महीना से पहले आपको इलेक्शन नया करवाना है। पंचायत कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर। अब जैसे कि आप 5 साल का अवधि है, उसमें क्या हो गया कि 4 साल में, मतलब कि 3 साल या 3.5 साल में डिजॉल्व हो गया, मतलब किसी तरह से कुछ इस तरह से विवाद हो गया या कोई इस तरह से मेलाफाइड हो गया, मतलब बोल सकते हैं कि इनवैलिड हो गया, तो कोई मेंबर आपको रिटायर्ड हो गया, जो मतलब बोल सकते हैं, या मेंबर आपको हटा दिया गया जो मतलब इलेक्ट हुआ है, या किसी तरह से बोल सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया,
तो उसमें क्या होता है कि 6 महीना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दिखा गया है कि उसमें आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इसमें इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा, लेकिन जो इलेक्शन जैसे आपको 3.5 महीना में इलेक्शन करवाएं, मतलब 6 महीना, 3 साल में वो 6 महीना के अंदर इलेक्शन का, अब आपका जो 1.5 साल बचा उसी 1.5 साल तक आप क्या होंगे, मेंबर आपको, मतलब मेन आप मुखिया होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी मेंबर पंचायत में। क्या है कि जैसे कि अगर कोई टाइम, मतलब कि कोई भी आपको रूल बनाया गया है स्टेट लेजिस्लेचर या मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा, या किसी तरह का बोल सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा, कोई भी लॉ आपको बनाया गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या कोई भी पर्सन आपको डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर 25 साल से उसका उम्र वहां पर, ही इज लेस देन ईयर्स ऑफ एज इफ ही हैज अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो बताया जाता है कि लेस देन ईयर्स ऑफ एज नो पर्सन ओनली, मतलब जैसे आपने देखा होगा 25 साल किसमें होता है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, मतलब असेंबली या आप लोकसभा में देखते हैं मिनिमम 25 साल होना चाहिए। 30 साल आपको राज्यसभा में होता है, प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए 35 साल होता है। लेकिन ये जो 21 साल होता है दोस्तों, ये होता है कि अगर आप 21 साल के हैं तो आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं पंचायती में या म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया सुप्रिटेंड करने के लिए, डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए, जितना भी इलेक्टोरल रोल्स होता है इलेक्शन करवाने के लिए, जो भी पंचायत से खड़ा होते हैं पंचायत के इलेक्शन के लिए, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि बॉडी आपको मेनली बनाया जाता है पार्लियामेंट, ये मतलब स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन जो हटाया जाता है वो आप जानते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा। हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ हिज शैल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। रिमूवल आपको क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट का जो रिमूवल होता है सेम उसी प्रोसेस से आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी होता है। अब हाई जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल होता है उसी तरह से आपको इलेक्शन कमीशन का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। प्लस अगर नेक्स्ट देखें हम यहाँ पर, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है, द गवर्नर ऑफ स्टेट सेल आफ्टर एवरी 5 इयर्स कॉन्स्टिट्यूट। जो गवर्नर होते हैं स्टेट जो फाइनेंस कमीशन को आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। जैसे हमने देखा ना जो सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। इसमें क्या होता है, ये स्टेट और पार्लियामेंट और तो जो पंचायती पंचायत होता है या मतलब म्यूनिसपैलिटी होता है या जो बोल सकते हैं आप म्यूनिसिपल होता है, उसके बीच में फाइनेंस किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से मतलब लेन देन होना चाहिए पैसों का, रिवेन्यू का, वो सारा चीज़ बताया जाता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। रिकमेंडेटरी बॉडी होता है, इस चीज़ ध्यान रखना। हर एक 5 साल में से आपको बनाया जाए, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो आपको रिव्यू करना होता है। गवर्नर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं डिटरमाइनिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच में बी अप्रोप्रिएटेड एट पंचायत। तो गवर्नर के द्वारा यह डिटरमाइन किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जो कंपलसरी आपको प्रोविजंस है, जो हमने 28 प्रोविजंस की बात की, जो 28 लिस्ट में डाला गया है आपको, मतलब लिस्ट में फंक्शनरी, उसमें से जो 73 जो कंपलसरी है वो चीज़ एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। कंपलसरी क्या है कि ग्राम सभा आपको बनाया जाएगा ग्रुप ऑफ विलेजेस का, फिर आपको पंचायत आपको विलेज लेवल, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये आपको बनाना जरूरी है। डायरेक्ट इलेक्शन आपको कराया जाए जितने भी सीट्स है विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी आपको कराया जाएगा चेयरपर्सन का पंचायत का पोस्ट पर, जैसे इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वोटिंग राइट्स आपको दिया जाएगा चेयरपर्सन और जो डिफरेंट मेंबर्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। 21 साल आपको मिनिमम एज दिया जाएगा कंटेस्ट जो इलेक्शन करवा रहे हैं पंचायत में। रिजर्वेशन आपको सीट्स होना चाहिए बोथ मेंबर और चेयरपर्सन का, SC ST के लिए, पंचायत के लिए। रिजर्वेशन आपको 1/3 सीट्स होना चाहिए, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, हर एक लेवल पर। और टेन्योर आपको 5 साल आपको फिक्स करना पड़ेगा हर एक लेवल। फिर सिलेक्शन अगर करना है, अगर डिजॉल्व हो गया 6 महीना के अंदर में, तो ये सब क्या आपको यहाँ पर कंपलसरी है। उसी तरह से देखेंगे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा हर एक 5 साल में, जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन का 5 साल में करना पड़ेगा फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए पंचायत लेवल पर। तो ये हमारा क्या है, इसमें आपको प्रावधान है जो कि कंपलसरी है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा किसके बारे में था, पंचायत के बारे में था। फिर उसी तरह से देखें प्रेस एक्ट जो कि आपको पेशा एक्ट है, क्या नाम है इसका, पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन आपको एक्ट है ये, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज। क्या है इसका फुल फॉर्म दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज। मतलब जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, जैसे जहाँ पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं, SC लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं डिप्रेस्ड क्लास रहते हैं, उस एरिया को आपको शेड्यूल एरिया बोला जाता है। तो उसके लिए एक अलग प्रावधान होता है, वहाँ पर पंचायत होता है लेकिन वो पंचायत कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। ये 1996 के एक्ट के थ्रू ये बनाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पार्ट 9 प्रोविजंस में आपको मेंशन है, पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जो प्रोविजंस पार्ट 9 का है दोस्तों, ये मेंशन उसमें नहीं है, ये अलग से एक्ट बनाया गया। पार्ट 9 का जो प्रोविजंस हमने बात किया वो प्रोविजंस इस पर अप्लाई नहीं करता है।
जो कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया हमने बात किया था। फिफ्थ शेड्यूल की पढ़ाई हमने शेड्यूल का जो टॉपिक देखा था उसमें बता था फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरिया का जो गवर्न किया जाता है उसको आपको फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है। हाईएवर द पार्लियामेंट आपको एक्सटेंड कर सकती है कुछ एरियाज में, कुछ मतलब इसमें जो पार्ट 9 में दिया गया उसको मॉडिफाई करके, कुछ एक्सेप्शन लगा के। इस प्रोविजन में क्या होता है, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल। इसी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पेशा एक्ट का ये दिया गया, जो 1996 में ये एक्ट लाया गया था, इसे पेशा एक्ट बोला जाता है या एक्सटेंशन एक्ट बोला जाता है। अभी देखें तो 10 स्टेट को साथ फिफ्थ शेड्यूल 10 स्टेट में आपको है। एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स whose names are included in the electoral list for पंचायत। ये तो आपको जानते हैं ग्राम सभा में अब मेंबर अगर आप बन रहे हैं तो आपका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम, इलेक्टोरल रोल्स में नाम होना चाहिए। आज के केस में अगर नाम हट गया तो फिर आप मेंबर से हट जाइएगा। फिर अगर देखें जो ट्रेडिशनल राइट्स है उसको बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है जो जो मतलब शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनका अपना एक ट्रेडिशनल कल्चरल राइट्स होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का आपको पेशा एक्ट बनाया गया है। फ्री ट्राइबल पीपुल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, उनको सेल्फ गवर्नेंस करने का मौका मिलना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वो पंचायत में ग्राम सभा को इलेक्ट कर सकते हैं, फंड्स को किस तरह से यूज करना है, लैंड्स का किसको लीज देना नहीं देना, वो सब इनका ग्राम सभा का मेंबर डिसाइड करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट देख ले, शेड्यूल एरिया में अभी पंचायत में प्रोपोर्शन पॉपुलेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन आपको यहाँ पार्ट 9 में आपको दिया गया था। रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब शैल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि शेड्यूल एरिया है तो हाफ सीट्स आपको शेड्यूल ट्राइब्स का क्या होता है रिजर्व होना चाहिए। फर्दर ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल शुड बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए जितने भी, क्योंकि शेड्यूल एरिया में हम बना रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर आप जो आपको अगर देखते हैं जितने भी लेवल्स के चेयरपर्सन है वो भी आपको शेड्यूल मेंबर ही, शेड्यूल क्लास के ही मेंबर होने चाहिए, ट्राइब्स के ही मेंबर होने चाहिए। प्लानिंग और मैनेजमेंट आपको माइनर वाटर बॉडीज का शेड्यूल एरियाज में वो कि आपको पंचायत को आपको देना चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत का आपको रिकमेंडेशन चाहिए। कोई भी अगर ग्रांट्स आपको दिया जाता है, कोई भी माइनर मिनरल्स आपको निकाला जाता है उस एरिया से, जैसे आप देखते होंगे ना बहुत सारा स्टेट में माइनिंग किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट है कोई भी गांव में, तो वहाँ पर अगर वो मतलब कि ट्राइबल का जो गांव है वो जंगल है, तो फिर आपको ट्राइबल का जो ग्राम सभा बनाया जाता है पेशा एक्ट के थ्रू, वहाँ पर आपको रिकमेंडेशन परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर वहाँ पर किसी तरह का माइनिंग खुदाई आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पंचायत के बारे में। आप देखें म्यूनिसपैलिटीज, वही म्यूनिसपैलिटीज आपको इसी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है दोस्तों। तो म्यूनिसपैलिटीज का ये पार्ट 9A में, वो पार्ट 9 में था, ये पार्ट 9A में, उसी में आपको अमेंडमेंट करके डाला गया। वो 11 शेड्यूल में था, ये 12 शेड्यूल में। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये पीपुल द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये शहरी लोगों शहर में बनाया जाता है। द सिस्टम अर्बन गवर्नमेंट, ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल, वो 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 था, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में बनाया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, सब्जेक्ट्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ही डील्ड विद द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर द्वारा भी वहाँ डील किया जाता है। कुछ जगह में डिफेंस, जैसे जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है जहाँ पर डिफेंस के लोग रहते हैं, तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड में। कैंटोनमेंट बोर्ड्स है क्या, कैंटोनमेंट बोर्ड्स। उसी तरह से जो होम अफेयर्स इस यूनियन टेरिटरीज में जो रूल होता है पूरा तरह से, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। अगर देखें तो लॉर्ड मायोज का जो रिजोल्यूशन था, हमने पढ़ा था 1870 में, किसमें, हिस्ट्री में, उसमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, और जो बोल सकते हैं मतलब इसी ने शुरू करवाया था वहाँ पर क्या, एक तरह से अब बोल सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रावधान था, जो प्रोविजंस था। लेकिन जो मेन फादर बोला जाता है, याद रखना, लॉर्ड रिपन्स को आपको फादर अब बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसे मैग्ना कार्टा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन्स ने पास करवाया था। तो ये आप बोल सकते हैं द रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन आपको 1970 में, ये इंपॉर्टेंट है आपको। फादर ऑफ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को, जो कि गवर्नर जनरल था अपने समय में, ये ब्रिटिश के समय में। 24th अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है देख सकते हैं। ये न्यू पार्ट 9A को ऐड किया गया। इस पार्ट में आर्टिकल वहां ओ तक हमने बात किया था, 243 से 243O तक। अगर इसमें देखें तो 243P से 243ZG तक आपको बात किया गया। इसमें बताया जाता है न्यू 12 शेड्यूल आपको ऐड किया गया। शेड्यूल में आपको 18 फंक्शनल, वहाँ 29 फंक्शनल आइटम्स था, यहाँ पर 18 है जो आइटम्स आपको दिया गया है, जो कि म्यूनिसपैलिटीज का जो आर्टिकल 243W में आपको बताया गया। जितने भी मेंबर्स ऑफ म्यूनिसपैलिटी को वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे म्यूनिसिपल एरिया से। इस म्यूनिसिपल एरिया डिवाइडेड, इसका भी एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसको वार्ड्स बोला जाता है। यहाँ देखें तो रिजर्वेशन आपको सीट शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स यहाँ भी होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर आपको वुमेन का सीट्स 1/3 कम से कम सीट्स आपको रिजर्व 33% रिजर्व करना है, लेकिन बिहार में ये 50% है। सेम चीज यहाँ भी है कि 5 साल का आपको टेन्यूर यहाँ पर भी होगा।
जो कि ऑफिस ऑफ एवरी म्यूनिसपैलिटी का। लेकिन अगर डिजॉल्व हो जाता है तो ये भी आपको 6 महीना के अंदर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बॉडी को, और वो उतना ही दिन तक आपको क्या कर सकती है, यहाँ पर गवर्न कर सकती है। अब पर्सन शॉल बी डिस्क्वालीफाइड भी किस तरह, जैसे वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हमने देखा था, अगर वो 21 साल से नीचे है तो वो अब कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती है। 21 से 25 के बीच में आपको एज, मंडी 21 से आपको ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर अगर टर्म्स देखें, जो टाइप्स देखें अर्बन गवर्नमेंट्स का, तो इसमें 3 तरह का होता है दोस्तों। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। कि एक म्यूनिसपैलिटी होता है, एक नोटिफाइड एरियाज कमिटीज होता है, टाउन एरिया कमिटीज होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, टाउनशिप होता है, और पोर्ट ट्रस्ट होता है। ये सातों हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कि ये क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा सिटी है, जैसे म्यूनिसिपल हम जो सिटी मेट्रो सिटी की बात करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट है, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ पर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वो वहाँ बहुत बड़ा म्यूनिसपैलिटी बॉडीज होता है, तो इसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। कहाँ पर है, दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब जो बड़ा बड़ा सिटी है वहाँ पर इस तरह का बॉडी बनाया जाता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 अथॉरिटी होता है, जैसे काउंसिल हो गया, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, कमिश्नर हो गया। तो काउंसिल ऑफ इज हेडेड, जो मेयर के द्वारा पूरा काम, मेयर का इलेक्शन आप जानते हैं डायरेक्टली इलेक्शन होता है, मेयर के द्वारा हेड किया जाता है। डिप्टी मेयर के द्वारा इसे असिस्ट किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट फॉर 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लें म्यूनिसपैलिटी, तो म्यूनिसपैलिटी क्या है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स, और जो थोड़ा सा स्मॉलर टाउन्स होता है वहाँ पर, स्मॉलर सिटीज होता है वहाँ पर, इस तरह से आपको इसको अपॉइंट किया जाता है म्यूनिसपैलिटीज बॉडीज को। ये भी स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी हो गया, ये आपको क्रिएट किया जाता है 2 टाइप्स ऑफ एरिया। एक होता है फास्ट डेवलपिंग, जो बहुत तेजी से आपको विकसित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ बहुत तेजी से हो गया, और बोल सकते हैं वहाँ पर कोई कंडीशन आपको नेसेसरी है, कंस्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन कुछ तरह से म्यूनिसपैलिटी उसको नॉमिनेट किया जाता है, बनाया जाता है। ये स्टेट का अपना एक मतलब कुछ कमेटी बना के इस चीज़ को बनाया, नोटिफाइड एरिया, जहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव प्रोविजंस होता है, कुछ एक्सक्लूसिव आपको इंडस्ट्रियल, जैसे आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। फिर टाउन एरिया कमेटी क्या हो गया, टाउन एरिया कमेटी सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन के लिए होता है सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होता है, जो कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ सिविल फंक्शंस, जैसे ड्रेनेज का काम हो गया, रोड्स का काम हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग का काम हो गया, ये सब सारा चीज़ आपको टाउन एरिया कमेटी के द्वारा किया जाता है। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, ये डिफेंस पर्पस के लिए आपको बनाया, जो डिफेंस के लोग जो वहाँ पर रहते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन, जो कैंटोनमेंट एरिया हो गया, वहाँ पर इस चीज़ को गवर्न किया जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। ये आपको देखें तो पार्टली इलेक्टेड होता है, पार्टली नॉमिनेटेड होता है मेंबर्स, ये पूरा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। जो इलेक्टेड मेंबर्स होता है ये आपको 5 साल के लिए ऑफिस को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ऑफिस को होल्ड करता है। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन में, ये मतलब जब तक ऑफिस आपको रह सकता है, जब तक ये ऑफिस आपको क्या है, आपको पावर में है, जब तक मैं तो ऑफिस को चुना गया। फिर उसी तरह से टाउनशिप हो गया, ये अर्बन गवर्नमेंट होता है, जो कि लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेज हो गया, बहुत सारे मतलब बॉडी बनाया जाता है, कॉलोनीज हो गया, कोई इलेक्टेड मेंबर। पोर्ट ट्रस्ट क्या हो गया, आपको ये स्टैब्लिश किया जाता है, पोर्ट लाइक मुंबई कोलकाता, जहाँ पोर्ट एरियाज है वहाँ पे इस तरह के बॉडीज को आपको इलेक्ट किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है 2 पर्पज़ के लिए, जो कि पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस सिविक एम्यूनिटीज देने के लिए ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से आपको एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। मेनली ये पूछा जाता है कि पंचायती राज कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या फंक्शंस है, कौन सा कंपलसरी फंक्शंस है। उसी तरह से आपसे म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, कितने तरह के म्यूनिसपैलिटीज़ है, क्या मतलब कौन सा आर्टिकल। तो आर्टिकल याद रखना 243 से 243 ओ और 243 से 243 ZG, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये फंक्शंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखेंगे तो पार्ट 6 है हमारा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इसमें हमने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। क्या चीज़ डिस्कस किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पार्ट 6 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। पार्ट 6 क्या है, ये पार्ट 6 में तो नहीं दिया, ये मतलब पार्ट किसका पार्ट है आपको यहाँ पर, पार्ट 8 का पार्ट है, लेकिन पार्ट 6 हम लोग इसको इस तरह से बोल रहे हैं कि मतलब एक चैप्टर के हिसाब से बोल रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा सेशन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा जो ऐप है, उस ऐप पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। ये हमारा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप इसका पूरा लाभ उठाइए। एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पर मेहनत कीजिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में मेहनत कीजिए, तभी एग्जाम में आप सक्सेस भी पाइएगा। तो ये सारा आपको जो चीज़ लेक्चर है वो मिल जाएगा, प्लस हमारे यहाँ सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर में आप जुड़ सकते हैं, गाइडेंस दिया जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। तो जुड़िए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।